हेलो साथियों, आप सभी का वेलकम एस्पिरेंट संतोषी के यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आज हम सभी आपको पता ही होगा कि हम लोग बीएसी पेपर का यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर है उसका हमने पार्ट 1 का वीडियो वॉच कर लिया था। वहाँ पे मैंने बहुत सारे विद्या गैस पेपर के क्वेश्चंस और आंसर भी कर लिए थे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 2 है और पार्ट 2 में हम प्रॉपर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का पूरा आंसर राइटिंग जितना भी हमारा विद्या गैस पेपर के अंदर है सारा हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जहाँ से हमने छोड़ा था हम वहीं से स्टार्टअप करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है झारखंड में जल प्रदूषण के स्रोतों एवं कारणों का वर्णन करें। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि झारखंड में जल प्रदूषण कैसे हो रहा है, इसके कौन कौन से स्रोत हैं और कारण। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करना है। अब आप इसका आंसर खुद से ही रीड कर लीजिएगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो आप वीडियो को स्किप कर करके अच्छे तरीके से वॉच कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना जो कुछ कारण बताए गए हैं कि हमारा जो झारखंड है, ठीक है, यहाँ पे जो प्रदूषण है, जल प्रदूषण, वो कैसे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए क्वेश्चन एक बार, जल प्रदूषण के स्रोत। तो उसमें है हमारा फ्रेंड खनन गतिविधियाँ, औद्योगिक कचरा, है ना फ्रेंड्स, यानी कि उद्योगों में जब हम कचरा डालते हैं तो वहाँ पे तो जल प्रदूषण होता ही है। कृषि रसायनों का अत्यधिक उपयोग, नगरीय कचरा एवं मलजल, वन क्षेत्र की कटाई और मिट्टी का अपरदन। ठीक है, आप मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे पॉइंट है जो हमारे एग्जाम के बेसिस से इंपॉर्टेंट बनते हैं फ्रेंड्स। तो मैं स्लोली स्लोली स्लाइडिंग कर रही हूँ ताकि आप इसका आंसर राइटिंग अच्छे तरीके से रीड कर पाओ। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे 6 नंबर का, फ्लाई रेशे एवं थर्मल पावर प्लांट्स, ये क्या होता है अच्छे से रीड कर लीजिएगा। 7 नंबर का पॉइंट है स्थानीय निवासियों की आदतों और जागरूकता की कमी, ये भी हमारे जल प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। लास्ट में हमारा फ्रेंड निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन दिया गया है कि झारखंड में जल प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जो कई स्रोतों और कारणों से उत्पन्न होती है। खनन, औद्योगिक कचरा, कृषि रसायनों का अत्यधिक उपयोग, शहरी और ग्रामीण अपशिष्ट प्रबंधन की कमी, वन कटाई, फ्लाई रेशे, मतलब बहुत सारे हैं, ये इसके प्रमुख कारण है। ठीक है फ्रेंड, जल प्रदूषण से न केवल पर्यावरण को हानि होती है बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि जल प्रदूषित हो रहा है, जल खराब हो रहा है, कहीं ना कहीं उसका हानिकारक प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ेगा क्योंकि हमें प्रतिदिन जल की आवश्यकता होती है ना फ्रेंड्स, और वो जल हम उपयोग कर रहे हैं तो प्रभाव तो हमारे ऊपर भी पड़ेगा। इसका समाधान केवल सरकारी नीतियों और उद्योगों द्वारा प्रदूषण शोधन तकनीकों का उपयोग और जनता में जागरूकता बढ़ाने से ही संभव है। इसके लिए झारखंड सरकार को कड़े नियम लागू करने चाहिए और जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने के लिए सभी संबंधित पक्षों को मिलकर काम करना चाहिए। बिल्कुल फ्रेंड्स, बिल्कुल सही आंसर दिया है इसमें, आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे वो है हमारा ओजोन परत की पारिस्थितिकी महत्व का विवरण दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ओजोन परत की वातावरण की एक अत्यंत महत्वपूर्ण परत है। आपको पता होगा फ्रेंड्स, ओजोन इतना महत्वपूर्ण है कि जो हमारे सूर्य का प्रकाश है ना, डायरेक्ट पृथ्वी पे यानी कि अर्थ पे नहीं आता है फ्रेंड्स, है ना। अगर वो डायरेक्ट अर्थ पे आता तो आपको पता है कि हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती, हमें त्वचा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती, है ना कहीं हमारी रोशनी चली जाती, मतलब बहुत सारी समस्याएं हमें होने लगती, बहुत सारी बीमारियां। लेकिन वो ओजोन परत ही है ना, जिसपे सूर्य का पहला प्रकाश पड़ता है उसके बाद ही वो हम पर आता है, इसलिए हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। ठीक है, तो वो जो किरण होती है फ्रेंड्स उसको बोलते हैं पराबैंगनी किरणें। ठीक है, यहाँ पे आप अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा। स्लाइड को मैं स्लोली कर दे रही हूँ। जलवायु संतुलन बनाए रखना, ये हमारे ओजोन परत के कार्य है फ्रेंड्स। पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव, ठीक है फ्रेंड्स, जैव विविधता का संरक्षण, ये सारे पॉइंट हैं। कृषि और खाद्य उत्पादन पर प्रभाव, आप इसको एक एक करके रीड कर लीजिएगा, एज अ पीडीएफ फॉर्म में है तो आप बहुत ही क्लियरली यहाँ पे क्वेश्चंस को देख सकेंगे और आंसर भी। मानव स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव, ठीक है, जीवन मंडल पर दीर्घकालिक प्रभाव, फिर इसका लास्ट में कंक्लूजन इसका भी दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में वायु प्रदूषण के बुरे परिणामों एवं उनके निदान का वर्णन करें। तो देखिए, झारखंड में वायु प्रदूषण एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है जो यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य
स्वास्थ्य, पर्यावरण और आर्थिक संरचना पर बुरा प्रभाव डाल रही है। यहाँ पर खनन, औद्योगिक गतिविधियाँ, वाहनों का बढ़ता उपयोग और वन क्षेत्र की कटाई जैसे कारक वायु प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। वायु प्रदूषण के बुरे परिणाम और उनके संभावित निदान का विवरण निम्नलिखित है। फिर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कौन सा विवरण है, इसका पॉइंट वाइज मैं रीड कर देती हूँ। तो पॉइंट है, प्रदूषण नियंत्रण कानूनों का सख्ती से पालन। बिल्कुल फ्रेंड्स, सख्ती से अगर पालन किया जाए तो वायु प्रदूषण को बहुत हद तक रोका जा सकता है। बट यही है ना, सख्ती नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से लोग प्रदूषण करते चले जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा फ्रेंड, सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा। यस फ्रेंड, बिल्कुल। थर्ड पॉइंट है हमारा, हरित क्षेत्र का संरक्षण और वृक्षारोपण। बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या किया जा रहा है फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग, फैक्ट्री, ये सारी चीज़ें लगाई जा रही हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा वृक्ष नहीं लग रहा, जिसकी वजह से प्रदूषण हो ही रहा है। आपको पता है पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं प्रदूषण हटाने में, वर्षा लाने में, है ना। जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे फ्रेंड तो हमें शुद्ध ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, हमें प्योर ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, है ना फ्रेंड्स। तो वृक्षारोपण बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पॉइंट है फ्रेंड, स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग। बिल्कुल, है ना फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें। चलिए तो नेक्स्ट फिर हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग। उसके बाद है फ्रेंड, जन जागरूकता कार्यक्रम। बिल्कुल फ्रेंड, जागरूकता कार्यक्रम हम लोगों को चलाना ही चाहिए। तो बहुत हद तक कहीं ना कहीं हम लोग वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। नीचे का पॉइंट है फ्रेंड, औद्योगिक कचरों के प्रबंधन में सुधार, है ना। चलिए इसके नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें भी कंक्लूजन दिया गया, मैं थोड़ा कंक्लूजन रीड कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कंक्लूजन में, झारखंड में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जो वहाँ के स्वास्थ्य, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव डाल रही है। इसके प्रभावों को कम करने के लिए सरकार, उद्योग और आम नागरिकों को मिलकर प्रयास करने होंगे। पर्यावरणीय नीतियों का सख्ती से पालन, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, वृक्षारोपण और वन जागरूकता जैसे उपायों से वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। इन कदमों के माध्यम से झारखंड को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने में सहायता मिलेगी, जिससे वहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी ऊंचा होगा। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रेंड, वायु प्रदूषण क्या है, या फिर प्रदूषण क्या है, प्रदूषण कैसे पर्यावरण का क्षरण करता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रदूषण क्या है और प्रदूषण कैसे हमारे जो पर्यावरण है, ठीक है फ्रेंड्स, इसका क्षरण करता है, इसका विनाश करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग फिर इसको अच्छे से रीड करते हैं। प्रदूषण वह प्रक्रिया है जिसमें पर्यावरण में अवांछनीय और हानिकारक तत्वों का सम्मिश्रण होता है। ये तत्व प्राकृतिक हो सकते हैं जैसे धूल और राख, या मानव निर्मित हो सकते हैं जैसे रासायनिक कचरा, प्लास्टिक और कार्बन उत्सर्जन। जब ये तत्व हवा, पानी, मृदा और अन्य प्राकृतिक संसाधनों में मिलते हैं तो वे पर्यावरण को दूषित कर देते हैं और उसके संतुलन को बिगाड़ते हैं। मुख्य रूप से प्रदूषण के 4 प्रकार होते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। फिर देखिए, जो हमारा प्रदूषण होता है ना, वो 2 तरह का होता है। एक तो प्राकृतिक निर्मित भी हो सकता है, एक मानव निर्मित भी हो सकता है। ज़्यादातर जो हानिकारक होता है फ्रेंड, वैसे तो हानिकारक दोनों ही होते हैं, बट जो प्राकृतिक प्रदूषण होता है ना फ्रेंड, वो बार बार नहीं होता है ना, सडनली कभी भी होता है। लेकिन जो मानव निर्मित है ना, वो हमारे बस में होता है, वो हम खुद करते हैं, वो हम डेली बेसिस पे करते हैं। इसे कहीं ना कहीं हम लोग बहुत हद तक रोक सकते हैं, बट चाहकर भी नहीं रोक रहे। तो वही चीज़ है ना फ्रेंड, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अब प्रदूषण का देखा जाए तो मुख्यतः प्रदूषण के जो फ्रेंड होते हैं टाइप्स, वो होते हैं हमारे 4 टाइप्स: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, चलिए अब प्रदूषण के कारण देख लेते हैं। औद्योगिक गतिविधियाँ, वाहनों का उत्सर्जन, कृषि में रसायनों का उपयोग, नगर पालिका कचरा, प्रदूषण से पर्यावरण का क्षरण कैसे होता है, जैव विविधता पर प्रभाव। ये सारा पॉइंट दिया गया है फ्रेंड कि प्रदूषण से पर्यावरण का क्षरण कैसे होता है। तो पहला पॉइंट है इसमें जैव विविधता का प्रभाव। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें सेकंड पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन, मृदा और जल की गुणवत्ता में गिरावट, अम्लीय वर्षा, खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव, मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव। प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय भी बताए गए हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग। देखिए फ्रेंड, नवीकरणीय ऊर्जा पता है क्या होता है? जो संसाधन जल्दी ख़त्म नहीं होंगे और जिनका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं फ्रेंड। जैसे आप ना यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में दिया गया है सौर ऊर्जा, है ना, सूर्य का प्रकाश कभी ख़त्म नहीं होने वाला है फ्रेंड्स, तो इसका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं, है ना। तो इसको नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, साथ में जो प्रदूषण भी नहीं करते। और आपको पता है सूर्य का प्रकाश तो कोई प्रदूषण करता नहीं है। लेकिन एक होता है हमारा फ्रेंड अनवीकरणीय ऊर्जा, जो क्या होता है ना, ख़त्म हो जाते हैं एक टाइम के बाद, यूज़ करने के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं और साथ में वो प्रदूषण वगैरह भी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इसे अनवीकरणीय कहते हैं। जैसे कोयला वगैरह को आप देख लो, है ना।
नेक्स्ट है इसमें फ्रेंड प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय में दूसरा पॉइंट है हमारा औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण। ठीक है। थर्ड पॉइंट है प्लास्टिक का उपयोग कम करना। फ्रेंड्स देखिए प्लास्टिक एक ऐसी वस्तु है ना जो बहुत ज़्यादा पर्यावरण को मतलब नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि अगर हम प्लास्टिक को फेंक भी देते हैं फ्रेंड्स, फिर भी आपको पता ही है एक ऐसी वस्तु जो गलने वाली नहीं है, खाद बनने वाली नहीं है, वो मृदा में रहेगी तो कहीं ना कहीं मृदा को भी नुकसान पहुंचाएगी। हमारी मिट्टी भी खराब हो रही है, उस मिट्टी के अंदर जो जीव जंतु रह रहे हैं उन पर भी असर हो रहा है। बहुत सारी समस्याएं हैं फ्रेंड्स प्लास्टिक का। अगला पॉइंट है फ्रेंड हमारा वृक्षारोपण, वृक्षों को रोपकर जागरूकता फैलाकर, और फिर कंक्लूजन दिया गया है फ्रेंड्स। कंक्लूजन आप रीड कर लेना, बाकी सारी पॉइंट्स को रीड कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न समस्याओं का विवरण दीजिए। यानी कि ध्वनि प्रदूषण से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स सुनने की क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है डेफिनेटली। अगर हम बहुत ज़्यादा साउंड सुनते हैं तो फ्रेंड्स तो हमारे सुनने की क्षमता तो खराब होती ही होती है ना। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, बिल्कुल नींद में बाधा होती है, हृदय संबंधी समस्याएं होती है, बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है इसका, कार्य क्षमता में भी कमी आती है, पशु पक्षियों पर भी प्रभाव पड़ता है, सामाजिक और सामुदायिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड अत्यधिक ध्वनि का क्या नुकसान है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, ठीक है फ्रेंड्स, सख्त नियम और कानून, ये तो इम्पोर्टेंट है ही फ्रेंड्स। हम लोग अभी जल प्रदूषण या प्रदूषण, वायु प्रदूषण सब में पढ़ चुके हैं, तो सख्त नियम और कानून बनाना बहुत ज़रूरी है। वाहनों और मशीनों के उचित रख रखाव, ठीक है फ्रेंड, वृक्षारोपण, निर्माण स्थलों पर ध्वनि नियंत्रण, जन जागरूकता, और फिर निष्कर्ष दिया है फ्रेंड, आप रीड कर लेना निष्कर्ष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी मानवीय कारकों को लिखिए। यानी कि जलवायु परिवर्तन है, इसके लिए कौन कौन से मानवीय कारक, फ्रेंड्स यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, यहाँ कोई प्राकृतिक कारण नहीं देना है, सिर्फ आपको मानवीय कारण ही देना है। ठीक है, तो चलिए मानवीय कारक यहाँ पे कौन कौन सा है जलवायु परिवर्तन के। पहला है फ्रेंड जीवाश्म ईंधनों का दहन। ठीक है, आप जीवाश्म ईंधनों का जो दहन है आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सेकंड है वनों की कटाई। थर्ड है कृषि विधियाँ। फोर्थ है औद्योगिक गतिविधियाँ। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है फ्रेंड हमारा परिवहन का बढ़ता उपयोग। ठीक है, ऊर्जा उत्पादन, ये हमारा सिक्स्थ पॉइंट है। सेवन्थ पॉइंट है कचरे का अनुचित निपटान। ठीक है, शहरीकरण और अवसंरचना विकास। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है रेफ्रिजरेंट और अन्य रसायनों का उपयोग। 10वां पॉइंट है फ्रेंड हमारा जल संसाधनों का अत्यधिक उपयोग। फिर निष्कर्ष है, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन है, ये इतने सारे जो कारक हमने टोटल 10 पढ़े, ये इसके मुख्य कारण है। चलिए निष्कर्ष थोड़ा पढ़ लेते हैं। मानवीय गतिविधियां जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारणों में से एक है। जीवाश्म ईंधनों का दहनए, वनों की कटाइयाँ, औद्योगिक और कृषि गतिविधियां और शहरीकरण जैसे कारकों से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ता है, जिससे वातावरण का तापमान बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करने के लिए आवश्यक है कि हम नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दें, वृक्षारोपण करें और पर्यावरण के प्रति जागरूक हों। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जलवायु परिवर्तन से वनस्पति जात एवं प्राणी जात पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करें। वनस्पति जात मतलब फ्रेंड पेड़ पौधों पे, ठीक है, प्राणी मतलब जीव जंतु मनुष्य सभी आ जाएंगे। इन पर ना जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है वो लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम पॉइंट देख लेते हैं डायरेक्टली। तो वनस्पति जात पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि पेड़ पौधे पे, वो देख रहे हैं। तो विकास और वृद्धि में रुकावट, यस डेफिनेटली होगा। प्रजातियों का विलुप्ति की कगार पर आना, डेफिनेटली फ्रेंड प्रजातियां, जो पेड़ पौधे की प्रजातियां वो तो विलुप्त हो ही जाएंगे ना, जलवायु परिवर्तन होगा तो। अब जिस जलवायु में जो पौधे होते हैं या जो पेड़ पौधे उगते हैं, अगर वो जलवायु ही परिवर्तित कर दिया जाए तो वो उगेंगे, बताइए? नहीं ना उगेंगे, अपने आप को ढाल नहीं पाएंगे उस हिसाब से तुरंत। थर्ड हमारा विभिन्न वनस्पतियों के वितरण में परिवर्तन, फूलने और फलने के समय में बदलाव, बिल्कुल। मिट्टी की गुणवत्ता पर प्रभाव, है ना। प्राणी जात पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो प्रवास पैटर्न में परिवर्तन, बिल्कुल फ्रेंड। अब प्रवास क्या होता है, एक जगह से को छोड़ के दूसरी जगह पे जाना। अब वहाँ पे जलवायु परिवर्तन हो गया, वहाँ पे जो लोग रहते हैं या फिर वहाँ पे जो जीव जंतु रहते हैं वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं उस जलवायु के साथ। तो बताओ अगर वो उस जलवायु के साथ सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे तो क्या वो वहाँ पे टिकेंगे? वो तो उसको छोड़ना ही चाहेंगे ना, तो जाहिर सी बात है वो उसको छोड़ देंगे, है ना। तो परिवर्तन आएगा, प्रवास के पैटर्न में परिवर्तन आ जाएगा। प्रजनन और विकास पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। भोजन की कमी हो जाएगी, बीमारियों का बढ़ता खतरा हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगी,
समुद्री जीवों पर प्रभाव पड़ेगा, निवास स्थान का विनाश होगा। फिर निष्कर्ष दिया है फ्रेंड, निष्कर्ष थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। जलवायु परिवर्तन का वनस्पति जात और प्राणी जात पर व्यापक और नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तापमान में वृद्धि, अनियमित वर्षा, प्रवास और प्रजनन चक्र में बदलाव, भोजन की कमी और निवास स्थान का विनाश, ये सभी कारक वनस्पतियों और जीवों को प्रभावित कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए तुरंत उपाय करने की आवश्यकता है ताकि जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को बचाया जा सके, है ना फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रेंड, आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, झारखंड में जैव विविधता के अवनयन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए तथा इसे रोकने के उपाय भी बताइए। ठीक है, तो आइए हम लोग पॉइंट देखते हैं। जैव विविधता के अवनयन के प्रमुख कारण है खनन विधियां, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन। ठीक है फ्रेंड, ये झारखंड स्पेशल पढ़ रहे हैं। अवैध शिकार और तस्करी, कृषि गतिविधियों का विस्तार। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शहरीकरण और औद्योगिकरण। नेक्स्ट है प्रदूषण। उसके बाद है फ्रेंड वन संरक्षण और पुनर्वनीकरण। ठीक है, खनन गतिविधियों को नियंत्रित करना, शिक्षा और जागरूकता, प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। देखिए बहुत सारे पॉइंट्स आप इससे अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अवैध शिकार पर रोक, संरक्षित क्षेत्र और जैव विविधता पार्कों का विकास, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग, स्थानीय समुदायों की भागीदारी। निष्कर्ष, झारखंड में जैव विविधता का अवनयन एक गंभीर समस्या है जिसके कारण पर्यावरणीय असंतुलन और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके कारण खनन, वनों की कटाई, शहरीकरण, प्रदूषण और अवैध शिकार शामिल है। जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए वन संरक्षण, खनन गतिविधियों पर नियंत्रण, अवैध शिकार पर रोक, प्रदूषण नियंत्रण और स्थानीय समुदायों की भागीदारी जैसे उपाय अपनाने आवश्यक हैं। जागरूकता और संरक्षण के ठोस कदमों से हम झारखंड की जैव विविधता को संरक्षित कर सकते हैं और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, चलिए झारखंड की प्रमुख नदियों का वर्णन करें। तो फ्रेंड आपको पता होगा कि झारखंड में बहुत सारी नदियाँ हैं, बट यहाँ पे आप ध्यान दो क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पे ना सिर्फ आपको महत्वपूर्ण नदियों को ही डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो हमारा महत्वपूर्ण नदी में हो गया दामोदर नदी, है ना। दामोदर नदी का उद्गम स्थल झारखंड के पलामू जिले में नेतरहाट पठार से होता है। इसका मार्ग कैसे फ्रेंड, यह नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल के माध्यम से बहती है और अंत में हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली पता होगा आपको फ्रेंड, कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल, है ना। चलिए महत्व क्या है दामोदर नदी का, तो दामोदर नदी को झारखंड की शोक नदी कहा जाता है क्योंकि इस नदी में बार बार बाढ़ आती है। दामोदर घाटी परियोजना डीवीसी बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी विशेषता क्या है, इस नदी के किनारे पर कोयले और खनिजों की प्रचुरता है जिससे यह क्षेत्र खनन की गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। ये इसकी मुख्य विशेषता है फ्रेंड। ठीक है, सेकेंड हमारी नदी है झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी। स्रोत है इसका फ्रेंड, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम रांची जिले के पास रांची पठार से होता है। इसका मार्ग है फ्रेंड, यह नदी झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, महत्व क्या है इसका, स्वर्ण रेखा नदी झारखंड की प्रमुख नदियों में से एक है और राज्य के कई हिस्सों में सिंचाई के लिए मुख्य स्रोत है। इसकी विशेषता है यह इस नदी का नाम स्वर्ण रेखा इसलिए पड़ा क्योंकि नदी के तल में स्वर्ण यानी कि सोन। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट हमारी नदी है कोयला नदी, सॉरी कोयल नदी है फ्रेंड्स, हमारी थर्ड नंबर की नदी कोयल नदी। इसका जो स्रोत है फ्रेंड, कोयल नदी का उद्गम पलामू जिले के पास स्थित रांची पठार से होता है। इसका जो मार्ग है, यह नदी पलामू और गढ़वा जिलों के बीच से बहती है और अंततः सोन नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसका जो महत्व है वो है कोयल नदी के पानी का उपयोग कृषि और सिंचाई के लिए किया जाता है। इसकी मुख्य विशेषता, यह नदी अपने सुंदर जलप्रपातों के लिए प्रसिद्ध है जिनमें हुंडरू जलप्रपात प्रमुख है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी बराकर नदी। बराकर नदी का उद्गम हजारीबाग जिले के पारसनाथ पहाड़ी से होता है। मार्ग है, यह नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल के माध्यम से बहती है और अंत में दामोदर नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसका महत्व, बराकर नदी दामोदर घाटी परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इससे जल विद्युत और सिंचाई के लिए पानी मिलता है। इसकी मुख्य विशेषता फ्रेंड, बराकर नदी के तट पर खनिज संपदा और कोयले की प्रचुरता है जिससे इस क्षेत्र में खनन गतिविधियां होती है। ठीक है, नेक्स्ट नदी हमारी शंख नदी, आप इसके बारे में रीड कर लीजिएगा, इसका मार्ग, महत्व, विशेषताएं सभी अच्छे से रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा दक्षिण कोयल नदी, आप इसको भी अच्छे से रीड कर लीजिएगा।
उसके बाद हमारी खरकई नदी। खरकई नदी का उद्गम झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के पास से होता है। यह जमशेदपुर में स्वर्णरेखा नदी में मिल जाती है। खरकई नदी जमशेदपुर के आसपास के क्षेत्रों के लिए मुख्य जल आपूर्ति का स्रोत है। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अजय नदी, ठीक है, बहुत सारी म्यूराक्षी नदी, बहुत सारी झारखंड में नदियां हैं जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, फिर यहाँ पे कंक्लूजन दिया गया है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता में अनुसंधान और आंकड़े संग्रह की भूमिका पर एक निबंध लिखें। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं स्लोली स्लाइडिंग कर दे रही हूँ। इसकी जो भूमिका है उसमें देखिए जैव विविधता का मूल्यांकन और समझ फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड है खतरों की पहचान। ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड है हमारा जैव प्रौद्योगिकी में योगदान। ठीक है। फोर्थ है संरक्षण योजनाओं का निर्माण। फिफ्थ पॉइंट है फ्रेंड स्थानीय समुदायों की भागीदारी। और आंकड़े संग्रह की भूमिका में पहला पॉइंट है हमारा प्रजातियों की संख्या और वितरण का आकलन। सेकंड जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। थर्ड है विलुप्ति की दर और संरक्षण स्थिति का मूल्यांकन। फोर्थ है खतरे में पड़ी प्रजातियों का संरक्षण। और फिफ्थ है जैव विविधता के विकास का आकलन। और सिक्स्थ है आर्थिक और सामाजिक लाभ। ठीक है, फिर इसका कंक्लूजन दिया गया है, तो आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड में औषधीय पौधों तथा उसके पारंपरिक उपयोग का वर्णन करें। ठीक है फ्रेंड, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ, हो सकता है ये लास्ट ही हो। तो झारखंड में औषधीय पौधों का एक महत्वपूर्ण स्थान, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर मैं स्लोली इसको ये कर दे रही हूँ। झारखंड कुछ प्रमुख औषधीय पौधों और उनके पारंपरिक उपयोगों का विवरण निम्नलिखित है। ठीक है, अश्वगंधा झारखंड की प्रमुख पौधा है, ये एक पारंपरिक उपयोग भी है फ्रेंड इसका, जो कोई बताया गया है। सेकंड पौधा है हर्र, इसका भी पारंपरिक उपयोग बताया गया है। बहेरा, इसका भी सारा मतलब झारखंड में काफ़ी सारे पौधे हैं, वैसे मैंने इनका कभी नाम नहीं सुना, आई होप कि आपने कभी सुना हो। तुलसी का नाम मैंने सुना हुआ है फ्रेंड्स, और तुलसी हमारे घरों में भी होती है, तुलसी माता है ना। नीम हमने इसे भी सुना है, पर गिलोय नहीं पता है ना। तो देख लीजिए, इसका काफ़ी सारा यूज़ है, पारंपरिक यूज़ है। सर्पगंधा, ठीक है फ्रेंड। आंवला, काफ़ी सारे पौधे हैं। शतावरी, भृंगराज, तो फिर उसका कंक्लूज़न भी दिया गया है फ्रेंड्स। चलिए, तो फ्रेंड्स ये आपका मैंने बता ही दिया था कि आपका आखिरी क्वेश्चन था। तो जो हमारा IVS इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का जो विद्या गैस पेपर था फ्रेंड्स, अभी कंप्लीट हो चुका है आपका क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करें फ्रेंड, क्योंकि मैं भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती हूँ, वीडियो को क्रिएट करती हूँ, है ना, आपके साथ कंटेंट शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। ठीक है, बाकी चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूले फ्रेंड। चलिए फ्रेंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।